झारखंड में एक ज़िला लगता है सिंहभूम ज़िला। और इसी सिंहभूम ज़िले के अंतर्गत एक थाना आता है, कदमा थाना। और इसी कदमा थाने के अंदर एक फैमिली रहा करती है। इस फैमिली को लोग साहू फैमिली के नाम से जानते हैं। इस फैमिली में, इस परिवार में जो परिवार के मुखिया हैं उनका नाम है दीपक साहू। उम्र लगभग इनकी 42 वर्ष के आसपास है। दीपक साहू की एक पत्नी है जिसका नाम वीना साहू है, जिसकी उम्र तकरीबन 36 वर्ष के आसपास है। इनकी टोटल 2 बेटियां हैं। बड़ी वाली जो बेटी है उसकी उम्र तकरीबन 15 साल के आसपास है, उसका नाम सानवी है। और जो छोटी वाली बेटी है उसकी उम्र तकरीबन 10 साल के आसपास है। जो दीपक साहू थे, ये टाटा स्टील में फायर एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट में जॉब किया करते थे। लेकिन दोस्तों, अपनी जॉब के अलावा भी इन्होंने ट्रांसपोर्ट का बिजनेस भी कर रखा था। और इनके इस बिजनेस में इनके 2 पार्टनर थे। पहले का नाम प्रभु और दूसरे का नाम रोशन। जो प्रभु और रोशन थे, ये दोनों एक दूसरे में आपस में रिश्तेदार थे। साल 2020 से पहले, यानी कोविड से पहले, इस दीपक ने अपना ट्रांसपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट किया था। लेकिन साल 2020 में लॉकडाउन लग जाता है। जब लॉकडाउन लगता है तो दीपक को उसके बिजनेस में बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। उसके बाद में एक तारीख आती है 12 अप्रैल साल 2021। और इस 12 अप्रैल साल 2021 को एक रिंकी घोष नाम की लड़की, जिसकी उम्र तकरीबन 21 वर्ष के आसपास है, जो कि एक ट्यूशन टीचर थी, और वो अपनी स्कूटी से ट्यूशन पढ़ाने के लिए घर से निकलती है। दरअसल जो रिंकी घोष थी, वो दीपक साहू की दोनों बेटियों को कोचिंग पढ़ाया करती थी। और ये जो रिंकी घोष थी, ये आज भी उसकी बच्चियों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए घर से निकली थी। सुबह के तकरीबन 11 बजे के आसपास ये ट्यूशन पढ़ाने के लिए निकली थी। और दोपहर के तकरीबन 1 बजे के आसपास इसे वापस घर जाना था। लेकिन दोस्तों, 1 बजे का भी समय गुजर जाता है। न 1 बजे पहुंचती है, 2 बज जाते हैं, 2 बजे भी घर नहीं पहुंचती है। अब यानी जो लड़की 1 बजे तक घर पहुंच जानी चाहिए थी, वो 2 से ढाई बजे तक भी अपने घर नहीं पहुंचती है। अब दोस्तों, जब इतना ज़्यादा समय गुजर जाता है तो रिंकी के जो घर वाले होते हैं, ये दीपक साहू को कॉल करते हैं। क्योंकि घर वालों को बहुत अच्छे से पता था कि रिंकी घोष दीपक साहू की दोनों बेटियों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए जाती है। अब जैसे ही दीपक साहू को रिंकी घोष के परिवार वाले फ़ोन करते हैं तो दीपक साहू रिंकी घोष के फैमिली वालों से कहता है कि आज रिंकी उनकी दोनों बच्चियों को पढ़ाने के लिए नहीं आई है। अब जैसे ही ये घर वाले सुनते हैं और परेशान होते हैं। उसके बाद में रिंकी घोष की जितनी सहेलियां थी, जितने उसके मिलने वाले थे, जितने उसके यार दोस्त थे, जितने भी आस पड़ोस में रिलेशन वाले लोग थे, उन सबको फ़ोन लगाकर घर वाले पूछते हैं। लेकिन दोस्तों, अफसोस की बात यह थी कि रिंकी घोष के बारे में कहीं से भी पुलिस को, घर वालों को कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। शाम के तकरीबन 5 से 6 बजे का समय आ जाता है। अब 5 से 6 बजे का समय आ चुका था। रिंकी घोष के परिवार वालों को रिंकी घोष के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिलती। उसके बाद में रिंकी घोष के जो फैमिली वाले होते हैं तुरंत नज़दीकी पुलिस थाने पहुंचते हैं। और पुलिस थाने पहुंचने के बाद में रिंकी घोष की मिसिंग कंप्लेंट फाइल करते हैं। दोस्तों, एक तरफ रिंकी घोष जो ट्यूशन टीचर थी वो लापता थी, और उसके परिवार वाले पुलिस थाने के अंदर मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराने के लिए आए थे। लेकिन शाम के तकरीबन 6 बजे के आसपास जो दीपक साहू था, उसका एक बिजनेस पार्टनर था जिसका मैंने नाम आप लोग को शुरू में बताया था, रोशन। वो रोशन भी पुलिस थाने पहुंचता है। और रोशन पुलिस थाने पहुंचने के बाद में पुलिस के सामने ये रिपोर्ट दर्ज कराता है कि उसका जो दोस्त दीपक साहू है, उसने रोशन और उसकी फैमिली के ऊपर जानलेवा हमला किया है। दरअसल दीपक साहू ने रोशन और उसकी फैमिली को आज लंच के लिए बुलाया था। और जब ये सारे लोग लंच के लिए दीपक साहू के घर पे पहुंचते हैं तो उस समय दीपक साहू इन लोगों के ऊपर जानलेवा हमला कर देता है। जैसे तैसे बचकर ये लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं, वहां पर मलहम पट्टी कराते हैं, और उसके बाद आकर पुलिस में दीपक साहू के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट दर्ज कराते हैं। उसके बाद में दोस्तों, जो रोशन थी उसकी पुलिस कंप्लेंट भी दर्ज की जाती है। और उसके बाद में रोशन को लेकर एक टीम जो थी वो इस दीपक साहू के घर पे पहुंचती है। दूसरी तरफ जो रिंकी घोष थी, जो लापता थी, उसके फैमिली वाले भी सीधा सीधा दीपक साहू के घर ही पहुंचते हैं और कहते हैं कि हमारी जो बच्ची है वो दीपक साहू की दोनों बेटियों को कोचिंग पढ़ाने के लिए आती थी। अब ये मामला साफ हो चुका था कि रिंकी का मामला भी दीपक साहू से जुड़ रहा था, और जो दूसरा रोशन था उसने भी मारपीट का केस दीपक साहू के खिलाफ ही दर्ज कराया था। लेकिन दोस्तों, पुलिस जब वहां पर पहुंचती है दीपक साहू के घर पर, तो वहां पर देखती क्या है कि दीपक साहू के घर पर ताला पड़ा हुआ है। लेकिन वहां पर पुलिस कुछ अजीब सा देखती है कि दीपक साहू के घर के फैन और उसके घर का एसी जो है वो ऑन है। और उसके बाद में पुलिस की नज़र पड़ती है कि जो रिंकी घोष जो ट्यूशन टीचर लापता है, उसकी जो स्कूटी है वो भी दीपक साहू के घर के बाहर ही खड़ी हुई है। अब ऐसे में पुलिस को थोड़ा डाउट होता है। उसके बाद में जैसे तैसे कर दीपक साहू के घर का दरवाज़ा तोड़ा जाता है।
लेकिन दरवाज़ा तोड़ने के बाद में घर के अंदर का जो दृश्य था ये किसी को भी विचलित कर देता। दरअसल इस घर के अंदर जो दीपक साहू की पत्नी थी वीना साहू और दीपक साहू की जो दो बेटियां थीं, पहली बेटी दिव्या और दूसरी जो बेटी थी सानवी, इन तीनों की डेड बॉडी जो थी वहीं पर बेड पर पड़ी हुई थी। पूरे ही घर में फर्श पर खून बिखरा हुआ था, लेकिन पुलिस वाले कहीं ना कहीं ये समझ चुके थे कि इन तीनों की तो हत्या हो चुकी है। लेकिन रिंकी घोष कहाँ है? क्योंकि रिंकी घोष की जो स्कूटी है वो घर के बाहर ही खड़ी हुई है। अब पहले तो पुलिस वालों को ऐसा लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि रिंकी घोष इस परिवार के मुखिया दीपक साहू के साथ कहीं चली गई हो। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद में रिंकी घोष का एक सैंडल और उसके कुछ कपड़े इसी घर से मिलते हैं। पुलिस जब बहुत ही ज़्यादा मुस्तैदी के साथ में छानबीन करती है तो रिंकी घोष की जो डेड बॉडी थी ये बेड के बॉक्स से पुलिस को बरामद हो जाती है। लेकिन दोस्तों पुलिस के लिए सबसे ज़्यादा हैरानी की बात ये थी कि जो रिंकी घोष थी उसकी जो डेड बॉडी बेड के बॉक्स के अंदर से मिली थी ये नग्न अवस्था में थी। यानी देखने से ही ऐसा लग रहा था कि रिंकी घोष के साथ में कुछ ना कुछ तो गलत किया गया है। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद में जब पुलिस इस पूरे घर की बहुत ही बारीकी से छानबीन करती है तो पुलिस को इस घर से कुछ टैबलेट के रैपर्स मिलते हैं। जो रैपर्स साफ साफ बता रहे थे कि ये पावर बढ़ाने वाली टैबलेट्स थे। यानी कोई भी पुरुष इन टैबलेट्स को जब खाता है कि जब उसे अपनी जिस्मानी ताकत या फिर शारीरिक क्षमता बढ़ानी होती है, यानी वो पावर की टैबलेट्स थी, ऐसा साफ दिखाई पड़ रहा था। लेकिन इस घर के अंदर इतना ज़्यादा ब्रूटल हुआ था तो फिर किसने किया था? साथ के साथ इस घर से ये भी दिखाई पड़ रहा था कि लगभग 4 से 5 लाख रुपए की ज्वेलरी जो है वो भी चोरी हुई है। लेकिन इस सब सवालों के जवाब अगर कोई दे सकता था तो वो दीपक साहू दे सकता था। जैसे ही ये खबर पूरे शहर के अंदर आग की तरह फैलती है, दीपक साहू की फैमिली के बारे में जब न्यूज़पेपर में छपता है तो एक सुनहार जो था वो पुलिस के पास भागा भागा पहुंचता है और पुलिस के पास पहुंचने के बाद में कहता है कि दीपक साहू कल उसकी दुकान पर आया था और उसने बहुत ढेर सारी ज्वेलरी उसको दी थी। उसको 5 से 6 लाख रुपए की ज़रूरत थी, लेकिन मेरे पास महज 3 ही लाख रुपए थे, वो मैंने अरेंज करके उसको दे दिए थे, बाकी के पैसे उससे देना थे, उसने अपना अकाउंट नंबर मुझे दिया था। अब पुलिस समझ जाती है कि इस पूरे केस के अंदर अगर कोई इन्वॉल्व है तो वो दीपक साहू है। लिहाजा पुलिस वाले उन सारी ही डेड बॉडीज़ को अपनी कस्टडी में लेकर सीधा सीधा पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। अब इधर डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था, इधर पुलिस दीपक साहू की तलाश कर रही थी और पुलिस इतना तो जानती थी कि जो दीपक साहू है ये इसी शहर के अंदर है। इसलिए पुलिस जो थी वो दीपक साहू के मोबाइल नंबर, सारी जो सर्विलांस जो डाटा रहता है वो सारा का सारा सर्विलांस पे लगाया जाता है और दीपक साहू की तलाश की जाती है। अब दोस्तों पुलिस ने दीपक साहू के लिए चप्पे चप्पर पर टीमें तैनात कर दी थी। एक एसआईटी का भी गठन हो चुका था। लेकिन इसी बीच में 16 अप्रैल साल 2021 को जो दीपक साहू का बड़ा भाई होता है वो पुलिस के पास पहुंचता है और पुलिस के पास पहुंचने के बाद में कहता है कि मेरे खाते में किसी ने 2 लाख रुपए डिपॉजिट कर दिए हैं, यानी 2 लाख रुपए मेरे खाते में डाले गए। अब दीपक साहू का भाई पुलिस के पास इसलिए गया था क्योंकि इस तरीके की ट्रांजैक्शन होना और पुलिस जब एक केस में पूछताछ कर रही है तो फिर ऐसे में वो फंस ना जाए, इसलिए वो पुलिस के पास ऐसी कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी जो पुलिस से छुपाना चाहता था। पुलिस के पास जब गया और जाने के बाद में उसने बताया कि 2 लाख रुपए मेरे खाते में डिपॉजिट हुए हैं। अब पुलिस वाले ये पता करते हैं कि ये पैसे कहाँ से डिपॉजिट हुए, तो पता चलता है कि एक्सिस बैंक की ब्रांच है, वहीं से ये पैसे डिपॉजिट हुए। पुलिस वाले वहाँ पे पहुँचते हैं, सीसीटीवी की फुटेज वगैरह चेक करते हैं तो पता चलता है कि ये पैसे डिपॉजिट करने वाला कोई और व्यक्ति नहीं है बल्कि ये तो दीपक साहू है। यानी इसने ही अपने बड़े भाई के खाते में 2 लाख रुपए डिपॉजिट किए थे। अब ऐसे में पुलिस वाले जब उन बैंक वालों से पूछताछ करते हैं तो बैंक वाले बताते हैं कि दीपक साहू के पास में कुछ और पैसे भी थे और वो पैसे भी वो जमा करना चाहता था, लेकिन कल ये पैसे जमा नहीं हो पाए तो इसलिए आज उसको पैसे जमा करने के लिए बुलाया है। अब पुलिस वाले इंतज़ार करने लगते हैं। जैसे ही दीपक साहू आता है पुलिस वाले उसे रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। उसके बाद उसे पुलिस थाने लेके आते हैं और यहाँ पर जब पुलिस वाले उससे पूछताछ करते हैं तो वो एक अजीब कहानी सुनाता है। दरअसल दीपक पुलिस को बताता है कि 23 अप्रैल साल 2021 को सुबह सुबह वो बहुत रिलैक्स फील होता है और सुबह सुबह उठता है, नहाता है, नाश्ता वगैरह करता है। क्योंकि उसने अपने घर में एक हथौड़ा पहले से ही ला के रखा था। पहले उस हथौड़े से ही अपनी पत्नी वीना साहू के ऊपर हमला करता है, फिर अपनी बड़ी बेटी को सोते हुए देखता है तो उसका जाता है उसके पास, उसके माथे पर प्यार करता है, उसका चेहरा सहराता है और बेटी से प्यार से कहता है कि बेटी मुझे माफ़ करना, और उसके बाद अपनी बच्ची के ऊपर भी हमला कर देता है। अब जब बड़ी वाली बेटी की हमला करता है तो छोटी वाली बेटी की तरफ देखता है तो उसके ऊपर भी उसको तरस आता है, तो उसके बाद में उसकी भी हत्या कर देता है। लेकिन जैसे ही ये इन तीनों की हत्या करता है, यानी अपनी पत्नी और अपनी दोनों बेटियों की, इसी बीच में इस घर के अंदर रिंकी घोष आ जाती है और वो हत्या करते हुए इस दीपक साहू को देख लेती है। दीपक साहू भागकर जाकर दरवाज़ा बंद करता है और पहले रिंकी घोष को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन रिंकी घोष चीखने लगती है।
उसके बाद में हथौड़े से रिंकी घोष के ऊपर भी हमला कर देता है। हमला करने के बाद में उसकी डेड बॉडी को खचेड़ कर बेड बॉक्स में लेके जा रहा होता है कि उसी समय उसके कपड़े जो होते हैं वो थोड़ा नीचे की साइड हो जाते हैं। अब इसी समय इसकी नीयत खराब होती है। जब नीयत खराब होती है तो ये अलमारी से पावर की कुछ टैबलेट निकालता है। उन पावर की टैबलेट्स को खाकर ये रिंकी घोष के साथ में बलात्कार करता है। उसका रेप करने के बाद में उसकी डेड बॉडी को बक्से के अंदर डालकर बेड के बक्से के अंदर और वहीं पर छोड़ देता है। और उसके बाद में अपने दोस्त रोशन को कॉल करता है। रोशन को कॉल इसलिए करता है क्योंकि वो रोशन को भी मारना चाहता था, लेकिन रोशन अपनी फैमिली के साथ वहाँ पर पहुँचता है। जब दीपक घोष उस रोशन के ऊपर हमला करता है दीपक साहू, तो रोशन जो था वो किसी तरीके से बचने में कामयाब हो जाता है और उसके बाद में वो पुलिस के पास जाकर ये जो कंप्लेंट थी वो दर्ज कराता है। हालांकि पुलिस जब उससे उसकी पत्नी, उसके बच्चों और रिंकी घोष थी उसकी हत्या के पीछे की वजह पूछती है तो ये बताता है कि दरअसल वो टाटा स्टील में फायर एंड सेफ्टी में जॉब किया करता था। अच्छी खासी सैलरी थी, सब कुछ बढ़िया था। लेकिन जब उसकी बच्चियां बड़ी होने लगती हैं तो वो साइड बिजनेस करने का प्लान करता है। तो उसके बाद में इसकी मुलाकात प्रभु नाम के एक व्यक्ति से होती है। प्रभु के साथ में ये गाड़ी खरीदता है और इसके लिए इसने अपनी पुश्तैनी ज़मीन बेची थी 40 लाख रुपए की। 20 लाख रुपए ये अपने बड़े भाई को देता है और 20 लाख रुपए से एक ट्रांसपोर्ट की गाड़ी खरीदता है। लेकिन जब बाद में ये गाड़ी चलाता है तो इसे पता चलता है कि इसके ऊपर तो 5 लाख रुपए का टैक्स जो है वो बकाया है। यानी इसके साथ में इसके दोस्त प्रभु ने धोखा कर दिया था। लेकिन फिर प्रभु इसकी मुलाकात रोशन से कराता है। रोशन जो था वो प्रभु का दोस्त था। प्रभु कहता है कि रोशन के को ट्रांसपोर्ट की अच्छी जानकारी है और तुम अपनी गाड़ी इसे सौंप दो, ये तुम्हारा जो लॉस है उसको भी रिकवर करेगा और तुम्हें अच्छे पैसे कमा कर भी देगा। लिहाजा जो दीपक साहू था अब अपनी गाड़ी रोशन को सौंप देता है। लेकिन रोशन उसमें से काफ़ी ज़्यादा कटौती करता है और उसके बाद में दीपक साहू बहुत ज़्यादा लॉस में चला जाता है। जब ये लॉस में चला जाता है तो उसके बाद में ये प्लानिंग करता है कि ये रोशन का कत्ल कर देगा। लेकिन रोशन का कत्ल करेगा तो खुद जेल में जाएगा, पत्नी और बच्चों का क्या होगा, ये सोचते हुए ये सबसे पहले अपनी पत्नी और अपने बच्चों की ही हत्या करता है। ट्यूशन टीचर जब आती है तो वो हत्या करते हुए देख लेती है। उसकी हत्या करनी पड़ती है मजबूरन, और जब उसको खचेड़ कर बेड बॉक्स में डाल रहा होता है तो उसके कपड़े थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं, इसीलिए इसकी नीयत खराब होती है और उसके बाद में ये उसके साथ में भी दुष्कर्म करता है। यकीनन दोस्तों जब ये पूरी कहानी पुलिस को सुनाता है तो पुलिस वाले बड़ा हैरान होते हैं कि एक व्यक्ति कर्जे की वजह से किसी का मर्डर करना चाहता है, लेकिन उससे पहले वो अपनी फैमिली वालों को मारता है। और साथ के साथ जो ट्यूशन टीचर होती है जब वो घर पे आ जाती है तो उसका कत्ल कर कर पावर की गोली खाकर उसके साथ रेप करता है। बहरहाल दोस्तों पुलिस ने उसको अरेस्ट किया, लेकिन ये एक ऐसा केस था जिसे सुनने के बाद में इंसान की रूह कांप जाए। आप लोग इस पूरे केस को किस तरीके से देखते हैं कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।